तो मैंने अभी डिस्कस किया आपको कि प्राइमर का अटैचमेंट कैसे होता है। तो आप देख लीजिए कि 3' एंड में जो प्राइमर है, ये यहाँ प्राइमर रेप्लिकेशन का डायरेक्शन ये होगा और यहाँ रेप्लिकेशन का डायरेक्शन ये होगा। तो अब हम नेक्स्ट फेज में जाते हैं, इसको ही कंटिन्यू करते हैं कि रेप्लिकेशन, इधर पॉलीमराइजेशन या रेप्लिकेशन हो कैसे रहा है। आप देखिए, मैंने यहाँ बताया था आपको, ये आप नोट कर लीजिएगा, फिर इसको कंटिन्यू कीजिएगा फिगर को। तो यहाँ देखिए, मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि ये ऑलरेडी खुले हुए स्ट्रैंड है और ये वो स्ट्रैंड है जो अभी तक खुले नहीं है। मतलब यहाँ हेलिकेज एंजाइम आगे डीएनए को खोल रहा है। अब आगे जब डीएनए खुलेगा तब कैसा दिखेगा या तब कैसा परिस्थिति होगा, उसको मैंने यहाँ दिखाया है आप लोगों को। तो यहाँ देखिए, ये आगे डीएनए खुल रहा है, मतलब इसको मैंने और फॉक को थोड़ा सा और लंबा बनाया है, इसको थोड़ा सा एक्सपैंड बनाया है, मतलब डीएनए और खुल गया है। आप एक देख सकते हैं यहाँ कि यहाँ प्राइमर जो है, जैसे जैसे न्यूक्लियोटाइड ऐड हो रहा है, प्राइमर आगे की दिशा में जा रहा है और यहाँ जो प्राइमर है ये कंटिन्यूअसली आगे की तरफ बढ़ रहा है। बट यहाँ देखिए, यहाँ प्राइमर डिसकंटिन्यूअस है, मतलब यहाँ एक प्राइमर है, फिर थोड़ी देर में दूसरा प्राइमर है। ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब एक तरफ हम देखें तो न्यूक्लियोटाइड कंटिन्यूअस ऐड हो रहे हैं, बट अगर हम दूसरे तरफ देखेंगे तो न्यूक्लियोटाइड डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में ऐड होते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो इसका सिंपल लॉजिक ये है, जिसको मैं अपने हिसाब से आपको समझा रही हूं। एक बहुत ही आसान तरीका है इसको समझने का। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि अगर आप देखें, आगे डीएनए खुल रहा है। अगर आप देखेंगे इधर डीएनए आगे खुल रहा है और प्राइमर उसी, अगर इस स्ट्रैंड को देखेंगे तो प्राइमर उसी डायरेक्शन में जा रहा है जिस तरफ डीएनए खुल रहा है। यानी अगर ये डीएनए आगे खुलेगा तो प्राइमर कंटिन्यूअसली बिना किसी डिस्टरबेंस के आगे चलते जाएगा। बट अगर आप इस स्ट्रैंड को देखोगे तो डीएनए तो इस डायरेक्शन में खुल रहा है, बट प्राइमर यानी रेप्लिकेशन का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में हो रहा है। यहां क्या हो रहा था? जिस डायरेक्शन में डीएनए खुल रहा था उसी डायरेक्शन में रेप्लिकेशन हो रहा था। तो जिस डायरेक्शन में डीएनए खुलता है और उसी डायरेक्शन में अगर रेप्लिकेशन हो रहा है तो एक ही प्राइमर से काम चल जाता है। बट यहां क्या हो रहा है? यहां जिस डायरेक्शन में रेप्लिकेशन हो रहा है उसके विपरीत, उसके उल्टे डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में अनवाइंडिंग हो रहा है उसके उल्टे डायरेक्शन में रेप्लिकेशन हो रहा है। तो होगा क्या? प्राइमर एक से ज्यादा लगेंगे, जिसके वजह से बार बार प्राइमर फॉर्मेशन होगा। इसीलिए एक स्ट्रैंड पे कंटिन्यूअस डीएनए का चेन बनता है और दूसरे स्ट्रैंड में डिसकंटिन्यूअस डीएनए का चेन बनता है। इसीलिए एक स्ट्रैंड को बोला जाता है लीडिंग स्ट्रैंड और दूसरे स्ट्रैंड को बोला जाता है लैगिंग स्ट्रैंड। क्योंकि ये टुकड़े टुकड़े में है, फ्रैगमेंट्स के फॉर्म में है, इसीलिए इनको ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स भी कहा जाता है। इसको सबसे पहले, इन फ्रैगमेंट्स को सबसे पहले एक जापानीज साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। तो उस साइंटिस्ट का नाम था ओकाजाकी, इसीलिए ये नाम, इस फ्रैगमेंट्स के नाम ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स पड़ गए। तो अब देखते हैं रिमूवल ऑफ प्राइमर। तो आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि एक स्ट्रैंड में कंटिन्यूअस चेन बनता है डीएनए का, दूसरे स्ट्रैंड में डिसकंटिन्यूअस बनता है। जो फोर्थ स्टेप है रेप्लिकेशन का वो है रिमूवल ऑफ प्राइमर। जैसा कि मैंने बिगिनिंग में कहा था कि प्राइमर सिर्फ और सिर्फ एक रेप्लिकेशन प्रोसेस को आगे बढ़ाने का काम करता है। क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज 3 अकेला नहीं कर सकता, इसीलिए प्राइमर ऐड हुआ था। बट प्राइमर एक आरएनए चेन है, उसको हटना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं प्राइमर को रिमूव कौन करता है? डीएनए पॉलीमरेज 1। जो गैप्स बनते हैं आप देख सकते हैं, यहाँ ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स के बीच में छोटे छोटे गैप बन जाते हैं। इन गैप्स को रिमूव कौन करता है? लाइगेज एंजाइम। जहां जहां गैप बनता है वहां लाइगेज एंजाइम डीएनए को सील कर देता है। इस तरीके से डीएनए के डबल कॉपी बन जाते हैं। लास्ट है आपका प्रूफ रीडिंग। प्रूफ रीडिंग का मतलब होता है कि अगर किसी तरीके का रेप्लिकेशन के दौरान किसी तरीके का इनकरेक्ट बेस पेयर ऐड हो गया है, किसी तरीके की गलती हो गई है, तो उसको रिमूव किया जाता है प्रूफ रीडिंग प्रोसेस से। तो प्रूफ रीडिंग प्रोसेस में
डीएनए पॉलीमरेज का जो ईटा सब यूनिट है, आपको ये समझने के लिए मेरा पहला वीडियो देखना पड़ेगा। सबसे पहला वीडियो जो मैंने रेप्लिकेशन पे दिया था उसमें मैंने सिर्फ एंजाइम्स के बारे में डिस्कस किया है, उसको देख लीजिएगा। तो जो डीएनए पॉलीमरेज का ईटा सब यूनिट है ये प्रूफ रीडिंग का काम करता है। ये क्या करता है, रेप्लिकेशन जब हो जाता है तो पूरे डीएनए को स्कैन करता है और देखता है कहीं रॉन्ग बेस पेयर्स तो नहीं आ गए हैं। अगर रॉन्ग बेस पेयर आ गया है तो वो उस डीएनए को, उस पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड को हटा के करेक्ट न्यूक्लियोटाइड से जोड़ देता है। इस तरीके से डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीट होता है। एक नॉलेज के लिए बता दूं, इंसानों में 130 डीएनए रिपेयर एंजाइम्स होते हैं। रिपेयर एंजाइम्स यानी डीएनए को जो रिपेयर करता है, किसी तरीके की गलती हो जाती है, किसी तरीके का वो हो जाता है मिस्टेक, तो वो डीएनए रिपेयर एंजाइम, जैसे कि अभी मैंने कहा डीएनए पॉलीमरेज का ईटा सब यूनिट इनकरेक्ट बेस पेयर को हटा के करेक्ट बेस पेयर जोड़ता है, तो कहीं ना कहीं ये रिपेयर एंजाइम है। इंसानों में 130 डीएनए रिपेयर एंजाइम्स पाए जाते हैं और ई कोलाई जो कि एक बैक्टीरिया है उसमें 100 डीएनए रिपेयर एंजाइम्स होते हैं। तो इस तरीके से डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है। अब हमारा जो सेकेंड टॉपिक होगा डिस्कशन का वो है ट्रांसक्रिप्शन। सो मिलते हैं सेकेंड टॉपिक।